कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मानना है कि लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हो उसका नॉलेज आपके पास है। ठीक है, तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब अगला है, यहां तक हम लोगों ने किया था पिछले सप्ताह, किसी को याद हो तो यहां तक सभी को क्लियर है? इसमें लीज पेंडेंस का मतलब होता है, देखिए लीज पेंडेंस जो है ना वो एक लीगल टर्म है, लीगल मैक्सिम है, जिसका मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है केस। जब कोई केस कोर्ट में पेंडिंग होता है ना, तो जिस मसले के लिए वो केस होता है, जैसे मान के चलिए जिस प्रॉपर्टी में मैं रह रहा हूं, बराबर, इस पर मेरा राइट था। अब कल को मेरा भाई जो है वो भी राइट दिखाने लगा कि नहीं ये तो पप्पा दे के गए थे, तुम कैसे बेच सकते हो, बराबर। अब ये हो गया केस, मेरे भाई ने कोर्ट में केस कर दिया, तो अब कोर्ट में वो मैटर चलेगा, सामने वाले को नोटिस आएगा, फिर रिप्लाई जाएगा, फिर साल भर लगेंगे। ठीक है, और इसी बीच में मैं चाहता हूं कि इस प्रॉपर्टी को बेच दूं, तो ऐसा मैं कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब इस प्रॉपर्टी का मैटर जो है कोर्ट में चला गया, बराबर। तो कोर्ट में जब तक फैसला नहीं आता तब तक उसको बोला जाएगा लीज पेंडेंस, मतलब लिटिगेशन हमारी पेंडिंग है। तो जब तक हमारी पेंडिंग है हम इस प्रॉपर्टी को छू भी नहीं सकते। ठीक है, ऐसा समझ में आया? किसी को और डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपन सीधा आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए ना। अगर वो सालों से चलते आ रहा है और आपने रोक नहीं लगाया था तो यस। अगर आपको, जैसे मान के चलिए मेरे घर के सामने, मेरे घर के पीछे किसी ने घर बनाया, अगर मैं उसको शुरू से ही मैंने रास्ता नहीं दिया है तब वो अधिकार नहीं मांग सकता। लेकिन मैंने उसको शुरू से रास्ता दे दिया, अब मैं चाहता हूं कि नहीं दूं, तो ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि उसका उस रास्ते पर इजमेंट्री राइट क्रिएट हो चुका है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इजमेंट्री राइट का भी मैंने बनाया है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी सोचा कि पहले टीपीए कवर कर लूं, इसके बाद इजमेंट्री का आप लोगों को भेजूं तो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बनाया उसका भी है मैंने नोट्स, मैं भेज दूंगा। हाँ हाँ हाँ, देखो सेल में क्या होता है, सेल में एक पक्ष जो है फुल कंसिडरेशन लेता है, ठीक है, और एक पक्ष ओनरशिप ट्रांसफर करता है। लेकिन ये आपका जो है एक्सचेंज में क्या है, एक्सचेंज में तो सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं ना, पैसे का तो कुछ है ही लोचा नहीं, बराबर। तो उसमें मेरे हिसाब से जो है स्टाम्प ड्यूटी कम होना चाहिए। ठीक है, हाँ, मैंने किया नहीं है कभी ऐसा मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ। ठीक है, तो मेरा प्रॉपर्टी का इतना डील नहीं रहता ऐसा। चलिए ठीक है, और किसी को कोई डाउट है जो अभी तक पढ़ा है इसमें? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे तूफानी मेल से। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इधर गया, हाँ, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, सेक्शन 30। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अच्छे से समझना है। देखो अभी हमने शुरू में क्या पढ़ा था, हमने शुरू में पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो ट्रांसफर होगा वो लिविंग पर्सन के अंदर होगा, बराबर। अब कोई बच्चा जन्म ही नहीं लिया है तो वो लिविंग होगा क्या? नहीं होगा ना। जब कोई बच्चा अनबॉर्न है, अनबॉर्न का मतलब गर्भ में है, तो गर्भ में है तो वो जिंदा नहीं है। अब जिंदा भी है लेकिन वो बाहर तो है नहीं, तो जब तक वो धरती पे आएगा नहीं तब तक उसको हम लिविंग पर्सन नहीं मानेंगे। तो जब तक हम लिविंग पर्सन नहीं मानेंगे तो हम ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक्ट शुरू में ही बोल दिया था यहाँ पर जो हम ट्रांसफर करने वाले हैं वो बिटवीन लिविंग पर्सन के बारे में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है सेक्शन 13 कि अगर मान के चलिए मेरे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं सुजीत हूँ, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ के पेट में जो बच्चा है, मतलब छोटा सुजीत, ये प्रॉपर्टी उसको जाए। ठीक है, लेकिन मेरी तबीयत अस्वस्थ रहता है तो मैं चाहता हूं कि ये किसी ऐसे व्यक्ति को दे के जाऊं कि वो मेरे बच्चे को दे दे, बराबर। तो जैसे क्योंकि मैं अपने बच्चे को तो ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि वो बॉर्न नहीं है, और बॉर्न नहीं है तो वो लिविंग है ही नहीं। और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलता है कि लिविंग पर्सन के बीच होना चाहिए।
तो कोई भी बंदा इस एक्ट में डायरेक्ट अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, इसके लिए वो ये कर सकता है कि वो जो बंदा है वो किसी और बंदे को, ठीक है, जो उसका ट्रस्ट वर्दी होगा उसको वो जो है प्रॉपर्टी लाइफ इंटरेस्ट के साथ जो है ट्रांसफर कर देगा। ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा। ऑनरशिप ट्रांसफर करेगा क्या पता वो बच्चा होने से पहले इसने बेच बाच के निकल गया, बराबर, तो वो ऑनरशिप उसको नहीं देगा, वो सामने वाले को, जैसे मान के चलिए मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए को उसके अनबॉर्न चाइल्ड मिस्टर एक्स के लिए, मान लीजिए मिस्टर एक्स के लिए प्रॉपर्टी छोड़नी है। मिस्टर ए बीमार चल रहा है, वो चाहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे को मिले, तो वो अपने एक दोस्त कौन, मिस्टर बी, उसको उस प्रॉपर्टी का लाइफ इंटरेस्ट जो है ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, और उसमें ये मेंशन कर देता है कि वो प्रॉपर्टी जो है इसके बेटे को ये दे सकते हैं। ठीक है, फुल ओनरशिप उसके साथ मिल जाएगा उसको, तो उन्होंने दे दिया। अब यहाँ पे जैसे ही ए मर गया, ठीक है, और इधर अनबॉर्न चाइल्ड जो एक्स है वो जन्म लिया, तो बी अब उसके बच्चे को ट्रांसफर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स जो है अब जन्म ले चुका है, तो जन्म ले लिया तो वो लिविंग पर्सन हो गया, बराबर, और जैसे ही लिविंग पर्सन हो गया तो अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पे एक और आता है कभी कभी कि ए बीमार था, ठीक है, उसने बी को दे दिया था, ठीक है, कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे को दे देना मिस्टर एक्स को। पता चला मिस्टर एक्स के जन्म लेने से पहले ही बी लुढ़क गया, बराबर, ऐसा होता है कभी कभी। तो ऐसे केस में सेक्शन 13 बोलता है कि वो प्रॉपर्टी वापिस से किसके पास आ जाएगा, मिस्टर ए के पास। ठीक है, और मिस्टर ए के जो भी लीगल हियर होंगे, अगर मिस्टर ए जिंदा रहा तब तो ठीक है, अगर मिस्टर ए मर गया होगा तो उसके लीगल हियर को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो लीगल हियर को ट्रांसफर होगा, अगर वो चाहे तो फिर वो बच्चे को ट्रांसफर कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसा है प्रोविजन ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। नेक्स्ट रूल है आपका रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। ये तो मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, कि कोई भी लॉ जो है ना, ये आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या सीपीसी भी पढ़ोगे ना तो उसमें भी ये बताया गया है कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का, कि कोई भी प्रॉपर्टी आप क्या बोलते हैं उसको यार, इनडिफिनिट पीरियड के लिए होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आप कोई भी प्रॉपर्टी एक लिमिटेड पीरियड के लिए आप रख सकते हो, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अनरीजनेबली आप नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। इसका ये मानना है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का जो है ट्रांजैक्शन होता रहे, सेल बिक्री होता रहे, तो इससे सरकार को भी फायदा है, बराबर, जिसको जरूरत है वो प्रॉपर्टी ले भी सकता है, जिसको, जैसे मान के चलिए मुझे एजुकेशनल पर्पज के लिए चाहिए था, मुझे रिलीजियस पर्पज के लिए कोई प्रॉपर्टी चाहिए, अगर कोई प्रॉपर्टी बेच ही नहीं रहा है तो मैं खरीदूंगा कैसे, बराबर। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी जो ऐसा हो, ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप अनलिमिटेड पीरियड के लिए होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उसको लिमिटेड पीरियड के लिए राइट क्रिएट करना है, जिसको भी बेचना है आप बेच सकते हो, उसमें बोल नहीं सकते कि आप इसको नहीं बेचोगे उसको नहीं बेचोगे, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसके अंदर वेस्टेड एंड कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट और कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं। जैसे ए है, ठीक है, ए जो है बी के फेवर में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, ठीक है, और वो बोलता है कि भाई ये जो अगले महीने का 1 तारीख आएगा ना, उस तारीख को आपको जो है ओनरशिप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंफर्म है कि वो जो 1 तारीख है अगले महीने का वो आएगा, ठीक है, और वो जो उसका इंटरेस्ट है वो उसको मिल जाएगा, कंफर्म है। जब कोई ऐसा इंटरेस्ट जब जो किसी पर्टिकुलर इवेंट पे डिपेंड हो और वो जो है सर्टेन है, ठीक है, वो कंफर्म है कि वो होगा ही होगा, तो वैसा इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा क्या बोलते हैं, कोई ऐसा सिचुएशन
या कोई ऐसा कंडीशन जो फुलफिल होने के चांस है भी नहीं भी, ठीक है। 100% चांस नहीं है कि होगा ही होगा। एग्जाम्पल फॉर, मैंने ए ने बोला कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं तुमको, बी को, कि ये प्रॉपर्टी मैं तुमको ट्रांसफर कर दूंगा जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा अगले साल, ठीक है। अब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं जीतेगा ये फिक्स है क्या? नहीं है। तो ये सर्टेन इवेंट नहीं है, ये अनसर्टेन है, ठीक है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, हो जाएगा उसका इंटरेस्ट वहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ऐसा कंडीशन, कोई ऐसा सिचुएशन, ठीक है, जहां पे कोई ऐसा फ्यूचर इवेंट है जिसके होने की गुंजाइश है भी नहीं भी, तो वैसे इंटरेस्ट को कंटिंजेंट इंटरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। और जिसमें श्योर है कि वो होगा ही, जैसे अगले महीने के 1 तारीख को, होली के अगले दिन, या मुहर्रम के 2 दिन बाद, ये सब तो होगा ही ना। मुहर्रम तो आएगा ही आएगा, 2 दिन उसके बाद होगा ही होगा। तो कोई ऐसा सिचुएशन जो अकर होने का जो है चांस है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है वेस्टेड इंटरेस्ट। और जिसमें अकर होने का मतलब वो सिचुएशन क्या बोलते हैं, वो इवेंट होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम है, ठीक है, तो वो हो जाता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट। नेक्स्ट है आपका कंडीशनल ट्रांसफर। कंडीशनल ट्रांसफर का तो मैंने बताया था कि भाई जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाता है विद कंडीशन तो वो होता है कंडीशनल ट्रांसफर, ठीक है। अभी इसी के अंदर कुछ ये कंडीशन वगैरह दिया है कि वो जो कंडीशन है वो लीगल होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अब कोई कंडीशन दे दिया है कि भाई अगर तुम 1000 लड़की के साथ रेप करोगे तो मैं ये प्रॉपर्टी तुमको दे दूंगा। ये कंडीशन जो है वो इलीगल है या नहीं है, मोरल के खिलाफ है या नहीं है, लॉ के खिलाफ है या नहीं है, तो ये कंडीशन फुलफिल होगा क्या? नहीं होगा। मैंने बोल दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं तुमको ट्रांसफर कर दूंगा, तुम अगर 1000 आदमी का जो है ना मर्डर कर दोगे, अगर वो मर्डर कर देगा वो कंडीशन फुलफिल होगा क्या? ये कंडीशन वैलिड है क्या? मोरल के खिलाफ है या नहीं है? तो ऐसे कंडीशन जो अपने आप में इम्पॉसिबल हो, इलीगल हो, बाय फ्रॉड हो, ठीक है, या अगेंस्ट लॉ हो, तो वो कंडीशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये था हमारा रूल रिलेटिंग टू ट्रांसफर जो कि पार्ट 2 में था। अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 जिसमें मोड्स ऑफ ट्रांसफर के बारे में बताया गया है। मैंने बताया था ना, सेल है, मॉर्गेज है, लीज है। तो अब हम आ रहे हैं मेन मुद्दे पर। कौन से मुद्दे पर? सबसे पहला है हमारा सेल। सेल क्या होता है? सेल का मैंने शुरू में बताया था कि जब हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, लिविंग पर्सन को, तो उसको बोला जाता है सेल, ठीक है, विद कंसिडरेशन, ठीक है। तो जो सेलर होता है, एक होता है सेलर, एक होता है बायर। सेलर और बायर के बीच में किसी प्राइस के ऊपर, किसी प्रॉमिस के ऊपर, ठीक है, जब कोई ट्रांजैक्शन होता है ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए तो उसको बोला जाता है सेल, ठीक है। सेल के कुछ एसेंशियल हैं, वैलिड एसेंशियल, अगर ये फुलफिल नहीं होंगे तो सेल वैलिड नहीं माना जाएगा। आपसे एग्जाम में 13 मार्क्स का सवाल बनता है, डिफाइन सेल, अभी मैंने बता दिया। उसी में पूछेगा डिफाइन सेल एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन फर्दर राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर। तो आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले वैलिड सेल के लिए क्या क्या एसेंशियल होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, पार्टी जो है वो एक ट्रांसफरर होना चाहिए, मतलब सेलर, और एक बायर होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है सेल के लिए। दूसरा, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब भाई दोनों जो है 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, किसी लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, बराबर, तो फिर वो कॉम्पिटेंट माना जाएगा।
तीसरा क्या है, सब्जेक्ट मैटर। आप कोई गलत सामान बेच सकते हो क्या जो लॉफुल नहीं है? नहीं बेच सकते। तो सब्जेक्ट मैटर भी वैलिड होना चाहिए। अब इसके अंदर मान के चलिए मैंने एक पेटेंट, मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखा, ठीक है, मैंने उसका कॉपीराइट लिया। स्क्रिप्ट मैंने लिखा दिमाग से अगर मैंने कुछ कॉपीराइट बना है तो वो भी तो प्रॉपर्टी होता है। तो क्या मैं इस एक्ट के तहत ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि इस एक्ट का वो सब्जेक्ट ही नहीं है। तो सब्जेक्ट मैटर बहुत जरूरी है। तो तीसरा एसेंशियल क्या है कि भाई जो ट्रांसफर होगा इस एक्ट के अंदर, देखिए क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी बीइंग सोल्ड मस्ट बी इमूवेबल, ठीक है, दिस टाइपिकली इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग और एनीथिंग। तो यहाँ पे जो सेल की बात है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो ये तीसरा हो गया। चौथा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो ये जो हमारा सेल है यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांसफर, हम यहाँ पे बायर को ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, जो कि पूरा राइट देता है किसी भी प्रॉपर्टी के साथ कि भाई आपको जो करना है आप कर सकते हो। तो ये तीसरा, चौथा एसेंशियल क्या था इसका वैलिड करने के लिए, यहाँ पे ओनरशिप का ट्रांसफर होना चाहिए। पांचवा है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन भी होना चाहिए। अब मैंने कोई प्रॉपर्टी आपको ऐसे ही दे दिया बिना कुछ लिए, तो ये सेल होगा क्या? नहीं होगा, फिर वो गिफ्ट हो जाएगा। मैंने कोई प्रॉपर्टी आपको दिया, उस प्रॉपर्टी के बदले मैंने कुछ ले लिया, तो ये सेल होगा क्या? नहीं, वो एक्सचेंज हो जाएगा, बराबर। तो सेल के लिए हमेशा याद रखना कि वहां पे कंसिडरेशन अमाउंट मतलब प्राइस होगा ही होगा, भले वो फुल पेमेंट ले एक साथ या पार्टली पेमेंट ले या प्रॉमिस टू पे हो कि भाई मैं आपको अगले महीने कर दूंगा, लेकिन कंसिडरेशन होगा ही होगा, ठीक है। छठा एसेंशियल है वैलिड सेल के लिए, रिटर्न एग्रीमेंट। जैसे मैंने बताया था, सेल डीड बनता है आपका, इसके बाद आपका एनओसी बनता है, इसके बाद आपका पावर ऑफ अटर्नी बनता है, इसके बाद आपका एफिडेविट बनता है कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी को बेच रहा हूं, सारे डॉक्यूमेंट मेरे ज्ञान में है, बराबर। तो वहां पे रिटर्न एग्रीमेंट भी जरूरी है। इसके बाद सातवां है रजिस्ट्रेशन। आपको उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, तब आपका जो है वो सेल वैलिड होगा। आठवां है कंसेंट फ्री। जब आप कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हो, बायर हो या सेलर हो, वो किसी थ्रेट में आके या बाय कोवर्जन या बाय फ्रॉड प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्री कंसेंट यहाँ पे कैसे समझेंगे, मैं कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी मैं क्यों बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को अपहरण कर लिया गया है और मुझे बोला गया है कि अगर तू ये प्रॉपर्टी सामने वाले को नहीं बेचेगा तो मैं तेरे बेटे को यहाँ से ही टपका दूंगा, ठीक है, गोली मार दूंगा। तो अब यहाँ पर जो मेरा कंसेंट है प्रॉपर्टी बेचने का, वो वैलिड है क्या? नहीं है, क्योंकि मैं ये जो प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ वो बाय कोवर्जन बेच रहा हूँ, थ्रेट से बेच रहा हूँ। तो कंसेंट जो है हमेशा फ्री होना चाहिए वैलिड सेल के लिए, ठीक है। नौवा है लीगल फॉर्मेलिटी। जो भी फॉर्मेलिटी होता है भाई, प्रॉपर्टी का पेपर बनवाओ, दोनों का सिग्नेचर लो, विटनेस का सिग्नेचर लो, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी भरो वगैरह वगैरह। तो ये आपको सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी करनी होती है, तब आपका सेल जो है वैलिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर। तो सेलर का क्या ड्यूटी है, पहले सबसे हम सबसे पहले वो देखेंगे। तो सेक्शन 55 में बताया गया है डिस्क्लोज डिफेक्ट। जब कोई प्रॉपर्टी मैं बेचूंगा, ठीक है, तो मुझे उसकी खामियों के बारे में भी बताना होगा। मैं कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ और मैं कोई घर बेच रहा हूँ, ठीक है, और मैंने उसको नहीं बताया कि मेरा जो घर का छत है वो लीकेज है, ठीक है, क्योंकि मैंने बारिश के समय पे बेचा नहीं और सामने वाला ले लिया, उसको पता ही नहीं चला कि घर में लीकेज है कहीं पे। तो ये गलत बात है, ठीक है। ये सेलर का ड्यूटी है कि वो अपने प्रॉपर्टी का डिफेक्ट अगर कुछ है तो वो जो है सामने वाले के सामने डिस्क्लोज करे, ठीक है। दूसरा है प्रोड्यूस टाइटल डीड्स, ठीक है। जब कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर किया जाएगा तो ये सेलर का ड्यूटी है कि भाई टाइटल डीड बनवाए और ये टाइटल जो है प्रॉपर्टी का सामने वाले को ट्रांसफर करे, ठीक है, फर्निश करे। नेक्स्ट है तीसरा है आंसर क्वेरीज।
अगर सामने वाले को जो भी बायर है अगर उसका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसका कोई डाउट है, तो सेलर का ये ऑब्लिगेशन है, ये ड्यूटी है कि उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करे, ठीक है, ट्रूथफुल। ऐसा नहीं है कि अगर उसने कुछ पूछा मेरे से कि भाई ये प्रॉपर्टी आप ही का था ना, तो हाँ मेरा था, या आपने कब लिया था तो मुझे याद ही नहीं है और मैंने उसको झूठ बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसने जो भी सवाल पूछे हैं उसका रिसर्च सच जवाब देना हमारी ऑब्लिगेशन है, किसका, सेलर का। हम यहाँ पे सेलर के ड्यूटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जीक्यूट कन्वेंस है, अगर पेमेंट हो गया है तो फिर आप प्रॉपर डीड बनाओ, ठीक है, उसको जहाँ पे आप वो नोटरी वगैरह कराते हो वो सब करा के एग्जीक्यूट करो। इसके बाद है केयर अंटिल डिलीवरी, जब तक आपने पोजीशन नहीं दिया है, ठीक है, तब तक आप जो है पहले ये देख लो कि ट्रांसफर ऑनरशिप हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, विटनेस का सिग्नेचर नहीं बाकी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपका ये सेलर का ये है ड्यूटी है। इसके बाद है डिलीवर पोजीशन, जब आपको बायर ने सब कुछ दे दिया, पैसा वगैरह दे दिया, कुछ बाकी नहीं है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि पोजीशन को जो है डिलीवर कर दो, ठीक है। इसके बाद है डिस्चार्ज ड्यूज, जो भी ये सेलर का जो मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका कोई ये था क्या बोलते हैं उसको यार, टैक्स भरना था या रेंट आ रहा है या उस पर कोई इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये सामने वाले को बताए, ठीक है, कि भाई इस तरीके से ये सारी चीजें हो रही थी इससे पहले, तो ये मैं आपको सारी चीजें डिस्चार्ज कर रहा हूँ, आपको सौंप रहा हूँ, आज से इस रूम का भाड़ा वगैरह आप सब लोगे क्योंकि आपने पोजीशन ले लिया है, खरीद लिया है, ठीक है। तो ये ड्यूटी हो गया सेलर का। अब सेलर का राइट क्या है, तो सेलर का राइट ये है कि अगर वो बायर से कुछ ये सेलर से अगर कुछ सेलर बायर में कंफ्यूज, सॉरी, सेलर्स का राइट बता रहा है रेंट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो सेलर है जब तक बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया जाता तब तक वो जो है रेंट वगैरह अगर उस प्रॉपर्टी से आ रहा है तो उसका वो प्रॉफिट लेने का पूरा अधिकार रहता है, ठीक है। इसके बाद है अगर कोई भी चार्ज लगाना है अनपेड प्राइस पर तो वो भी लगाया जा सकता है, ये अधिकार होता है किसका, सेलर का। अब है बायर का ड्यूटी, बायर का ऑब्लिगेशन। तो बायर का ऑब्लिगेशन क्या है, सबसे पहला है डिस्क्लोज फैक्ट, मस्ट इन्फॉर्म द सेलर ऑफ एनी फैक्ट इंक्रीजिंग प्रॉपर्टीज वैल्यू दैट सेलर डज नॉट नो अबाउट बट बायर डज एंड द सेलर कुड नॉट इजीली डिस्कवर, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये बायर का ड्यूटी है, जैसे मान के चलिए बायर गांव से आया, सेलर गांव से आया था, वो प्रॉपर्टी बेच रहा था, ठीक है, और उसको लग रहा था कि ये प्रॉपर्टी 50 लाख में बेच सकते हैं, ठीक है, जबकि उस प्रॉपर्टी का कीमत 2 करोड़ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो कोई बताएगा नहीं, मैं खरीदूंगा तो मैं थोड़ी बताऊंगा कि भाई तू मुझे 2 करोड़ में दे, मैं तो बोलूंगा कि 40 लाख का ही है, बराबर। तो ये लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन है, बताना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी बायर रहेगा ना वो बताएगा सेलर को कि भाई देखो तुम जो प्रॉपर्टी बेच रहे हो ना अभी इसका रेट बढ़ गया है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से मुझे रेट लगा के दो, ठीक है, आप जो रेट लगा रहे हो वो बहुत कम है। तो अभी मेरे हिसाब से तो ऐसे कोई साधु संत पैदा नहीं हुआ है कि कोई प्रॉपर्टी उसको बता के लेगा कि भाई इतना महंगा हो गया महंगे में बेच, ठीक है। लेकिन प्रोविजन है कि भाई कोई भी ऐसा फैक्ट है रेट वेट का कि भाई इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया है तो आप सेलर को बताओ, अगर सेलर को पता नहीं दे तो, ठीक है, ये पहला ड्यूटी है। दूसरा है पेमेंट, अगर भाई सब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आपका हो गया तो आप पेमेंट कर दो, ये आपकी ड्यूटी है। तीसरा है बियर लॉस, ऑनरशिप अगर ट्रांसफर हो गया, ठीक है, हाँ, अगर उसके बाद कोई प्रॉपर्टी में डैमेज हो गया या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो उसमें जो भी नुकसान होने वाला है या जो भी भरपाई करने वाला है वो आपको करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए प्रॉपर्टी सेल हो गया, मैंने आपको बेच दिया, ठीक है, बाद में आपको पता चला कि नल यहाँ पे खराब है, तो अब ये लॉस सहने का जो बियर है, बर्डन है, वो आपके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। वो नल अब आप ठीक कराओगे या आपके खर्चे पे ठीक होगा। फोर्थ है पे ऑन गोइंग चार्जेस, जो भी ऑन गोइंग चार्जेस हैं, पब्लिक चार्जेस है, रेंट है वगैरह वगैरह, वो सारा ड्यूटी है बायर का जो है भरने का। अब बायर के राइट क्या क्या है, ये सारी चीजें सेल के परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है, ये याद रखना। तो क्या क्या है बायर का राइट, बायर का सबसे पहला राइट है बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज,
आफ्टर ओनरशिप ट्रांसफर इंटाइटल टू एनी इंप्रूवमेंट, वैल्यू एप्रिसिएशन, रेंट और प्रॉफिट। ठीक है, अगर कोई भी ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, ठीक है, जो खरीद रहा था, अब सारा उसमें जो पैसा आने वाला है, रेंट आएगा या कोई प्रॉफिट होगा, तो सारा उसका होगा ना। बेनिफिट जो भी बाय ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद उस प्रॉपर्टी से जितने भी बेनिफिट आएंगे उस पे बायर का राइट होगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसके बाद है चार्ज फॉर एडवांस पेमेंट इफ बायर पेज बिफोर टेकिंग पोजीशन, ठीक है, एंड डज नॉट इम्प्रॉपरली रिफ्यूज इट, दे हैव अ चार्ज ऑन द सेलर्स इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी फॉर दैट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अगर कोई ऐसा जैसे मान के चलिए पोजीशन लेने से पहले, ठीक है, बायर ने कुछ ऐसे पैसे वैसे दिए थे, ठीक है, जिसका उसको जो उसको लेना था, तो वो जो है चार्ज लगा सकता है सेलर के ऊपर कि भाई तू ऐसा पैसा लिया था, अब मैं इस प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो मैं इतना पैसा कट करके दे रहा हूँ या रेसिशन करके दे रहा हूँ, वो कर सकता है। ठीक है, ये उसका राइट है। तो यह आपका हो गया सेल के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, कि सेलर के क्या राइट है, सेलर के क्या ड्यूटीज हैं, बायर के क्या राइट है, बायर के क्या ड्यूटीज हैं। ठीक है, दूसरा था हमारा मोड्स मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, आपको किसी से लोन लेना है, पैसा लेना है, पैसा लेने के बदले आप कोई प्रॉपर्टी उनके यहाँ पे गिरवी रखते हो, तो इसको बोला जाता है मॉर्गेज। ठीक है, फॉर सिक्योरिंग पेमेंट, वो आपसे कुछ प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो उसको बोला जाता है मॉर्गेज। मॉर्गेज जो होता है वो 5 तरीके का होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज का मतलब क्या कि भाई आपको लोन लेना है, कोई प्रॉपर्टी दिखाओ, ठीक है, उसके ऊपर मैं आपको लोन दे देता हूँ, तो ये हो गया आपका सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज के बाद कौन सा मॉर्गेज है, सिंपल मॉर्गेज के बाद है आपका मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे मान के चलिए मॉर्गेज करते समय आपसे मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है, एक तरीके से सेल डीड टाइप का होता है कि अगर आपने मेरा जो मॉर्गेज का अमाउंट है अगर आपने नहीं दिया तो ये प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो मेरे पास आ जाएगा और मैं चाहूंगा तो इस प्रॉपर्टी को बेच के और मैं अपना लोन अमाउंट क्लियर कर लूंगा। ठीक है, तो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल होता है कि अगर आपने मेरा लोन रीपे नहीं किया तो आपका और हमारा जो ये ट्रांजैक्शन है मॉर्गेज का वो खत्म हो जाएगा और मैं उस प्रॉपर्टी को जो है आपको वापस नहीं दूंगा। वो प्रॉपर्टी समझ लेना कि वो सेल हो गया या मैं किसी थर्ड पार्टी से सेल करके वो प्रॉपर्टी वो मॉर्गेज का जो लोन है वो मैं कलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये होता है, तो वर्ड में ही है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो वो सेल कर सकता है, वो कंडीशन हो गया एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद है यूसुरफैक्चरी मॉर्गेज। ठीक है, यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपने लोन लिया तो आपने कोई प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पर रखा, ठीक है, अब उस बंदे को जो भी मॉर्गेज पे रखा था अगर उसको लगेगा कि यार इस प्रॉपर्टी को घर रख के कोई मतलब नहीं है, इसको रेंट पे चढ़ा देते हैं, ठीक है, और उसने रेंट पे चढ़ा के जो भी मॉर्गेज का अमाउंट था उसमें से थोड़ा थोड़ा ले रहा है धीरे धीरे, तो ये होता है यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। यूसु का मतलब यूज, अगर आपको याद ना हो ना तो यूएस है ना, यूएस का मतलब याद रखना यूज, कोई ऐसा मॉर्गेज जिसमें आपके प्रॉपर्टी का यूज वो कर सकता है। ठीक है, रेंट लेना है या कुछ ऐसा भाड़े पे चढ़ा के रख देना है तो वो जो है उस तरीके से आपसे आपके लोन अमाउंट से वो काट लेगा बाद में। ठीक है, कि भाई इतना इतना मैंने इस प्रॉपर्टी से कमा लिया है ऐसा। तो यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज का मतलब है आपने जो भी प्रॉपर्टी वहां पे मॉर्गेज किया है वो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा के उससे बेनिफिट कलेक्ट कर सकता है, उससे आपका लोन जो है रिपेड कर सकता है जब तक आप पूरा लोन क्लियर ना कर सको। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, जब कोई भी ये बोरोवर अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है लेंडर को, ठीक है, तो ओनरशिप और पोजीशन दोनों ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, ठीक है, कि अगर आपने रीपेमेंट लोन नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी जो है
उस बंदे के द्वारा सेल, एक तरीके से ये इंग्लिश मॉर्गेज जो है ना वो मॉर्गेज बाय कंडीशनल जैसा ही है, ठीक है। लेकिन मॉर्गेज बाय कंडीशनल में क्या होता है, वहां पर कंडीशन होता है, ठीक है, कि अगर आपने ये पेमेंट नहीं किया तब आपको ये प्रॉपर्टी सेल करना पड़ेगा और वो जो है मेरा लोन का अमाउंट जो है कलेक्ट कर लूंगा मैं। लेकिन इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है, इंग्लिश मॉर्गेज में ऑनरशिप पोजेशन सबका कागज एक ही साथ बनता है, ठीक है, और उसमें सीधा लिखा रहता है लोन चुका देना, प्रॉपर्टी का कागज ले जाना, लोन नहीं चुकाओगे प्रॉपर्टी मेरा, ऐसा मतलब पूरा एग्रीमेंट वगैरह से एक तरीके से सेल हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश मॉर्गेज में एक तरीके से सेल ही हो जाता है, लेकिन अगर आपने पैसा दे दिया तो आपको वो सेल एग्रीमेंट दे देगा वापस, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो भूल जाओ, प्रॉपर्टी हो गया उसका, क्योंकि आपने सेल एग्रीमेंट साथ में ही बना दिया था, ठीक है। ऐसा लास्ट एग्रीमेंट ये मॉर्गेज जो है वो इक्विटेबल मॉर्गेज है, ठीक है। इक्विटेबल मॉर्गेज का मतलब होता है इक्वली, ठीक है। एन इक्विटेबल मॉर्गेज defined under section 58 of the Transfer of Property Act is created by the deposit of title deeds of an immovable property with a lender with the intention of securing a debt. This type mortgage is also known as mortgage by deposit of title deed. Okay. तो ये इक्विटेबल मॉर्गेज क्या होता है, इसमें ये बताया गया है कि आपको आपके प्रॉपर्टी का टाइटल डीड जो है ना आप वो देते हो सामने वाले को एक तरीके से लोन लेने के लिए, ठीक है, कि भाई ये मेरे प्रॉपर्टी का कागज मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, और आप मुझे लोन दे दो, अगर मैं आपको लोन नहीं दिया तो प्रॉपर्टी रख लेना। तो इक्विटेबल मॉर्गेज का मतलब ये है कि आप टाइटल डीड सामने वाले को दे के उसी के बदले लोन लेते हो, ठीक है, तो वो है इक्विटेबल डीड। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि भाई राइट और ड्यूटी क्या है मॉर्गेजर का और मॉर्गेजी का, तो ये हम लोग कल देखेंगे, अभी हम लोग कुछ सवाल ले लेते हैं नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम याद रखना हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट एंड ड्यूटीज ऑफ मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी। लेने वाले को मॉर्गेजर कहा जाता है, ठीक है, और जो दे रहा है, ठीक है, उसको मनी देने वाले को कहा जाता है मॉर्गेजी, ठीक है, मॉर्गेज। ये दोनों हमेशा याद रखना, दोनों टॉपिक, तो आपको राइट्स और ऑब्लिगेशन जो है हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो लेने वाला है, जैसे मान के चलिए मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है, और राहुल सर लेंडर है, वो देने वाले हैं, ठीक है, तो मैं उनसे 10 लाख रुपए का लोन लूंगा और बदले में कहीं का प्रॉपर्टी जो है उनके पास सिक्योरिटी पे रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो हुआ, मैं क्या हूँ, मैं लोन लेने वाला हूँ, तो मैं लेने वाला हूँ तो मैं मॉर्गेजर हुआ, ठीक है, और राहुल सर अगर वो मुझे पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएंगे मॉर्गेजी। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, राइट्स किसका, मॉर्गेजर का। मॉर्गेजर का मतलब कौन, मैं ले रहा हूं ना, तो मेरे क्या क्या राइट्स हैं उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला है राइट टू रिडम्पशन। राइट टू रिडम्पशन का मतलब ये होता है कि एक जैसे मान के चलिए मैंने लोन लिया था राहुल सर से, ठीक है, 10 लाख का, तो मैंने राहुल सर से 10 लाख का लोन लिया था, उसके बदले मैंने मलाड का एक प्रॉपर्टी उनको गिरवी रखा था, ठीक है, मॉर्गेज करके रखा था। तो जैसे ही मेरे पास 10 लाख रुपए आएगा, ठीक है, जितना समय मुझे दिया गया रहेगा, मैं वो 10 लाख रुपए ला के राहुल सर को दे के अपना प्रॉपर्टी ले लूंगा। इसको बोला जाता है राइट टू रिडीम, मतलब आपका जो भी प्रॉपर्टी जमा था वो आप पैसा दे के रिडीम कर रहे हो, वापिस ले रहे हो, ठीक है, तो इसको बोला जाता है राइट टू रिडम्पशन। तो ये तो मॉर्गेजर के पास अधिकार होता है ना, जैसे मैंने कोई मान के चलिए प्रॉपर्टी गिरवी रखा था, तो मैं पैसे दूंगा तो मेरा प्रॉपर्टी वापस मिलेगा ना मुझे, तो यही है राइट टू रिडम्पशन। एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, ए ने बी से लोन लिया, ठीक है, कितने का लिया, 10 लाख का, बदले में ए ने अपना घर गिरवी रख दिया, ठीक है, कि भाई इस घर के बदले आप जो है ये घर रखो सिक्योरिटी के तौर पे और मुझे 10 लाख रुपए दे दो, ठीक है। एक समय निर्धारित किया जाता है उसमें कि भाई कितने दिनों के लिए चाहिए वगैरह वगैरह। जैसे ही टाइम वगैरह पूरा हो जाता है तो जो ए ने लोन लिया था, ठीक है, वो ए बी को अपना लोन अमाउंट चुका देता है। तो जैसे ही ए लोन अमाउंट चुकाएगा तो उसका जो प्रॉपर्टी है बी के पास मॉर्गेज के तौर पर रखा गया वो वापस ले सकता है ना, ठीक है, तो वो घर जो है बी के पास वो वापस ले सकता है ए। यही है राइट टू रिडीम करना, राइट टू रिडम्पशन।
और ये मॉर्गेजी का ड्यूटी है, ठीक है, ऑब्लिगेशन है कि उसको जैसे ही लोन का पैसा मिल जाता है वो जो भी प्रॉपर्टी अपने पास कब्जे में रखा है वो सामने वाले को रिटर्न कर दे, ठीक है। तो ये है आपका राइट टू रिडम्पशन। ये रिडम्पशन का राइट किसके पास है? मॉर्गेजर के पास। और यही अगर ड्यूटी पे आओगे तो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे ना मॉर्गेजी का ड्यूटी, तो मॉर्गेजी के ड्यूटी में इसको कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो राइट आपका है वो ड्यूटी सामने वाले का है, जो ड्यूटी सामने वाले का है वो राइट आपका है, जो ड्यूटी आपका है वो राइट उसका हो जाएगा, मतलब एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला राइट टू रिडम्पशन था आपका। दूसरा है राइट टू ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं मैं। ए ने बी से लोन लिया था, ठीक है। इस केस में अभी जो मैंने बताया 10 लाख का, बदले में ए ने अपना घर गिरवी रख दिया, बराबर। टाइम पूरा हुआ, ए जो है लोन चुकाने में समर्थ नहीं था, ठीक है। तो इस केस में क्या कर सकता है? इस केस में ए जो है बी को ऑथराइज कर सकता है कि भाई तुम मेरे घर को किसी थर्ड पार्टी को दे दो, ठीक है, भाड़े पे, और उससे जो पैसा मिले वो तुम रखो और वो उसी पैसे से मेरा जो लोन अमाउंट है काटते रहो, ठीक है। तो जब हम ये मॉर्गेजर के पास राइट है कि वो राइट जो है किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करने के लिए मॉर्गेजी को दे दे कि भाई तू अपना ले और इसमें से किसी को भाड़े पे दे दे और उसमें से पैसे काटते रहे, ठीक है। तो ये राइट किसका है? मॉर्गेजर का है कि वो किसी थर्ड पार्टी को अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का अधिकार दे सकता है, ठीक है। तीसरा है राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। जब मॉर्गेजी के पास जो प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखा है, ठीक है, या कोई भी जमीन का पेपर गिरवी रखते हैं, या मान के चलो मलाड का मैंने अपना प्रॉपर्टी गिरवी रखा था, ठीक है, तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है कि भाई मैंने जो प्रॉपर्टी उसके पास रखा था वो उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं किया है, ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि मैंने राहुल सर से 10 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, उसके बदले में मैंने मलाड का एक प्रॉपर्टी उनके पास रखा, तो वो मेरे मलाड के प्रॉपर्टी को छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा डैमेज तो नहीं कर रहे हैं, तो ये इंस्पेक्ट करने का अधिकार मेरे पास है, ठीक है। चाहे अगर मैं मान के चलिए घर का डॉक्यूमेंट ही दिया था उनको, तो मैं ये देखूंगा ना कि मेरे घर का डॉक्यूमेंट सही सलामत है या नहीं है, क्या उन्होंने कुछ उसमें झोल माल तो नहीं कर दिया, हेरा फेरी तो नहीं किया है, बराबर। तो ये तीसरा राइट जो है मॉर्गेजर के पास होता है कि वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी वगैरह को इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। कि करेगा ही ना कोई, भाई मैंने आपको प्रॉपर्टी दिया है तो आपने मुझे लोन के बदले ये प्रॉपर्टी सिक्योरिटी रखा है ना, मेरे घर को डिस्ट्रॉय करने का आपको अधिकार है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं अपने घर को देख सकता हूँ, मेरे अपने मैंने जो जमीन के कागज वगैरह आपके पास गिरवी रखे हैं उसको इंस्पेक्ट करने का अधिकार है ना मेरे पास, ठीक है। तो ये है आपका राइट टू इंस्पेक्ट, ठीक है। इसके बाद है राइट टू असेसन। 3-4 अधिकार है जो हमेशा याद रखना, वैसे अधिकार बहुत सारे हैं लेकिन जो मेजर राइट्स हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। अगला है राइट टू असेसन, ठीक है। राइट टू असेसन का मतलब क्या होता है? जब मॉर्गेजी से प्रॉपर्टी लोन देके, ठीक है, रिटर्न लेते हैं, ठीक है, तो आपने जो प्रॉपर्टी दिया था, ठीक है, उनको वो आप यूज कर सकते हैं ना वापिस। जैसे मान के चलिए मैंने राहुल सर को अपना प्रॉपर्टी दिया मलाड का, ठीक है, उसके बदले उन्होंने 10 लाख रुपए दिया, तो जैसे ही मैं उनको 10 लाख रुपए दे दूंगा तो मेरा प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता हूँ ना। जैसे मुझे मेरा प्रॉपर्टी मिलेगा मैं उसको जैसे चाहूंगा यूज कर पाऊंगा। तो ये है राइट टू असेसन। जैसे ही आप सामने वाले को ये पैसा दे देते हो, ठीक है, कि भाई तुम्हारा लोन खत्म हो गया मेरा प्रॉपर्टी दे दो, तो प्रॉपर्टी जैसे ही मिला आपको आप उसका यूज कर सकते हैं, जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक इसी में होता है राइट टू इम्प्रूवमेंट, ठीक है। राइट टू इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर सामने वाले ने, जैसे मान के चलिए आपका घर आपने दिया था उनको, ठीक है, अब वो वहां पे जिसको भी आपने घर दिया था गिरवी, उसने आपके घर में थोड़ा बहुत काम किया, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपने जो घर दिया था उसमें आपने गमले में फूल लगा के दिया था, वो सूख गया तो उसने वो फूल वूल वगैरह वगैरह लगा दिया, तो ये सब इम्प्रूवमेंट जो है वो आपका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो एक फूल लगा देगा तो आपको अलग, वो आपसे अलग से पैसा मांगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जिसके भी कब्जे में प्रॉपर्टी रहता है वो अगर थोड़ा बहुत उस प्रॉपर्टी के इम्प्रूवमेंट में खर्च करता है, ठीक है, थोड़ा बहुत, अब ज्यादा नहीं। अब जैसे मान के चलिए भूकंप आया था, उसके प्रॉपर्टी का एक दीवार टूट गया, ठीक है,
अब आपने 1000 लगा के जो है उस प्रॉपर्टी का दीवार सही करवाया, तो आप तो वो पैसा लोगे ना। जब प्रॉपर्टी के डिस्ट्रक्शन में, ठीक है, डिस्ट्रक्शन का मतलब कोई प्रॉपर्टी का कोई एक पार्ट जो है वो डैमेज हो गया, उसमें आपने खर्च किए हैं, तब वो पैसा आप रिफंड ले सकते हो एक्सपेंस के तौर पर, ठीक है। बाकी छोटे मोटे इम्प्रूवमेंट का जो है खर्च, वो आपका अधिकार हो जाता है कि भाई तुम्हारे पास था तो तुमको तो करना ही था ना। मान के चलिए मेरे प्रॉपर्टी में 10 वो है आम के पेड़ हैं, अब वहां पे था वो सूख गया, तो ये अधिकार, ये तो आपकी ही ड्यूटी है ना, फिर लगाओ। जब मैंने आपको पेड़ दिए थे तो सही था, तो आप लगाओ। तो अगर आपने कुछ 11 पेड़ लगाए, 12 पेड़ लगाए, कुछ भी लगाए, अगर थोड़ा बहुत ऐसा इम्प्रूवमेंट होता है तो वो आपका अधिकार है, ठीक है। वो सामने वाला ये नहीं बोलेगा कि मैंने पेड़ लगा दिए मेरे को इतना पैसा चाहिए, नहीं, वो आपके राइट्स में आते हैं। तो राइट टू असेसन एंड राइट टू इम्प्रूवमेंट मॉर्गेजर का अधिकार होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है राइट टू रीन्यू लीज। मैंने मान के चलिए मेरा प्रॉपर्टी था मलाड में, ठीक है, मैंने राहुल सर से 10 लाख का लोन लिया। अब ये प्रॉपर्टी राहुल सर के पास है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जो प्रॉपर्टी उनके पास रखा है मैं उसको लीज पे चढ़ा दूं। तो ये आपका मेरा अधिकार है, मैं लीज पे चढ़ा दूं या मैं किसी और को दे दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको प्रॉपर्टी कब्जे में चाहिए था, प्रॉपर्टी कब्जे में है, डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है, मुझे लीज पर चढ़ाना है, मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो आप लीज पे भी चढ़ा सकते हो, और राइट टू रिन्यू लीज भी आपका अधिकार है, किसका, मॉर्गेजर का, ठीक है। अभी ये हो गए राइट किसके, मॉर्गेजर के। मॉर्गेजर का मतलब कौन, जो लोन ले रहा है, ठीक है। अभी उसके ड्यूटी के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि जो भी मॉर्गेजर होगा उसका ड्यूटी क्या होगा, ठीक है। पे लोन ऑन टाइम, ठीक है, पे लोन ऑन टाइम, ये आपकी ड्यूटी है, किसकी, मॉर्गेजर की। दूसरा क्या है, अगर कोई भी क्या बोलते हैं, सामने वाले ने, जैसे मान के चलिए राहुल सर के पास मैंने प्रॉपर्टी छोड़ा था, ठीक है, तो आपको पता है कि साल में प्रॉपर्टी पे खर्चा देना होता है, ठीक है। अभी कौन ज्वाइन कर रहा है यार, हाँ सॉरी। तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी पे खर्चा देना रहता है, सालाना जो भी टैक्स रहता है सरकार को जाता है। मान के चलिए उस घर में लाइट लगा था तो लाइट बिल आता होगा, पानी लगा था तो पानी बिल आता होगा, राइट। तो अभी फिलहाल राहुल सर के कब्जे में है, तो वो भरेगा कौन, राहुल सर। तो राहुल सर जब हमारा ये टैक्स भर दिया, उन्होंने पानी का बिल भर दिया, तो ये ड्यूटी किसका है कि भाई उनका पैसा वापस दे दो, ये मेरी ड्यूटी है। तो ये दूसरा ड्यूटी किसका है, मॉर्गेजर का है, कि भाई उन्होंने अगर कोई भी टैक्स वगैरह भरे हैं तो आप उनको जो है दे दीजिए, ठीक है। तीसरा क्या है कि भाई अगर आपने किसी आपने जैसे मैंने राहुल सर को दिया था प्रॉपर्टी, ठीक है, अब राहुल सर को दिया प्रॉपर्टी और मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूँ, तो मैंने बोला कि मैं उसको लीज पे चढ़ा देता हूँ, जो भी रेंट आएगा मैं आपको देता रहूंगा। तो यहाँ पे भी अगर मैंने किसी को लीज पे दे दिया है, ठीक है, या किसी भी बंदे को रेंट पे दे दिया है वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी, तो ये मेरा ड्यूटी है कि मैं उसका पैसा लेके, रेंट लेके मैं राहुल सर को देता रहूं, ताकि उनका जो डेप्ट है, ताकि उनका जो लोन है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो पहला ड्यूटी क्या था कि भाई पे ऑन टाइम, पे लोन ऑन टाइम, पहला ड्यूटी ये था उनका। दूसरा ड्यूटी क्या था कि उन्होंने कोई टैक्सेस वगैरह भरे हैं तो आप वो दे दीजिए, ठीक है, ऑन टाइम। तीसरा ड्यूटी क्या था कि अगर रेंट या लीज आ रहा है किसी रूम से तो आपको वो लौटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर उन्होंने किसी, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि कोई प्रॉपर्टी था वो डिस्ट्रक्शन में चला गया, मतलब बहुत भूकंप आया और घर का कोई एक पार्ट ढह गया, तो उसको बनाने में ज्यादा खर्चा आएगा ना। तो अगर इस तरीके का कोई एक्सपेंसेस होता है तो ये भी ड्यूटी है किसका, मॉर्गेजर का, ठीक है। मॉर्गेजर यानी मैं, कि मैं राहुल सर को दूं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरा है, उन्होंने इम्प्रूवमेंट पे खर्चा किया, डिस्ट्रक्शन हो गया था तो उसमें उन्होंने लगाया, टैक्स वगैरह उन्होंने भरा, ठीक है। तो ये मेरा ड्यूटी है कि मैं उनको दूं। तो ये हो गया राइट्स एंड ड्यूटी, ऐसे समझोगे तो तुरंत समझ में आएगा। मैं भी बुक की नॉलेज लगाने लगा था, ठीक है। अभी है मॉर्गेजी का राइट्स। मॉर्गेजी का मतलब राहुल सर। राहुल सर ने क्या किया था हमें, राहुल सर ने हमें 10 लाख दे करके
एक प्रॉपर्टी रख करके लोन दिया था, ठीक है। मुझे 10 लाख राहुल सर ने दिया था एक प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर, ठीक है। तो अब राहुल सर का राइट क्या है यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहला राइट है फोरक्लोजर, ठीक है। आपको यहाँ पे दो चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब कौन आया है? यहाँ पे आपको दो चीज हमेशा याद रखना है, जो अभी मैंने पढ़ाया था। मॉर्गेजर के राइट में सबसे पहला राइट क्या बताया था मैंने आपको? मॉर्गेजर का सबसे पहला राइट था राइट टू रिडम्पशन, था ना, राइट टू रिडम्पशन। मैंने क्या बताया था राइट टू रिडम्पशन में? कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखा है, उसके बदले लोन लिया है, तो आप लोन देके वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो। इसको बोला जाता है राइट टू रिडम्पशन। ये राइट किसके पास है? मॉर्गेजर के पास, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं राइट टू मॉर्गेजी। तो राइट टू मॉर्गेजी में पहला राइट है राइट टू फोरक्लोजर। फोरक्लोजर का मतलब है कि जो ये राइट टू रिडम्पशन का अधिकार है ना मॉर्गेजर को, वो खत्म कर देना, ठीक है। कैसे खत्म होगा? तो मान के चलिए मैंने राहुल सर से पैसा लिया था, ठीक है, और राहुल सर को प्रॉपर्टी रखा था। अब मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं पैसा उनको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी वो रिक्लेम ना कर पाए, जब पैसा ही नहीं दे रहा है तो रिक्लेम कैसे कर पाएगा? तो मैं कोर्ट से एक ऑर्डर लेके आता हूँ कि ये जो केस चल रहा है ना, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको क्लोज करके, ठीक है, और उसका जो राइट है ना वापस लेने का, प्रॉपर्टी पैसा जब देगा तब, ये खत्म कर दीजिए। क्योंकि वो पैसा दे नहीं रहा है, समय खत्म हो गया है। अब वो बोलेगा 50 साल बाद देने, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, बराबर। तो कोर्ट एक डिक्री पास करता है कि अब जो राइट था मॉर्गेजर के पास कि भाई पैसा दे के तुम प्रॉपर्टी ले लो, वो समय खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर 6 महीने के लिए था मॉर्गेजी का, 3 साल रुका, फिर भी वो नहीं ले रहा है, बराबर। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट बोलेगा ठीक है भाई, आपके पास प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, रख लो, खत्म। फोरक्लोजर का ऑर्डर कोर्ट पास कर देगा। तो इसको बोला जाता है राइट टू फोरक्लोजर। अगर पेमेंट आपको ऑन टाइम नहीं होता है, ठीक है, लिमिटेशन खत्म हो जाता है, तो आप कोर्ट में जाके फोरक्लोजर का फाइल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा राइट क्या है राहुल सर के पास? कि अगर मैंने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो राहुल सर क्या कर सकते हैं? मेरे प्रॉपर्टी को बेच के पैसा निकाल सकते हैं, कर ही सकते हैं ना। अगर मैं उनको पैसा नहीं दूं तो वो तो मेरे प्रॉपर्टी को बेच के निकाल लेगा पैसा। भाई तू नहीं दे, मत दे पैसा, मैं तो तेरे प्रॉपर्टी को बेच के पैसा निकाल लूंगा, बराबर। तो ये दूसरा राइट है उनका। तीसरा राइट उनका क्या है? कि अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो क्या कर सकते हैं? उसके प्रॉपर्टी को भाड़े पे लगा दो, जो पैसा आएगा उससे उसका लोन में काटते जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा राइट क्या है? कि वो लीज पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। चौथा राइट क्या है? राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस। मैंने अभी क्या बताया था कि अगर वो कोई टैक्स भरते हैं, ठीक है, अगर वो कोई खर्चा करते हैं घर के किसी डिस्ट्रक्शन पार्ट पर, ठीक है, या कोई ऐसा पानी का बिल या लाइट का बिल भरते हैं, तो ये रिकवर करने का उनका अधिकार है। किसका? राहुल सर का, क्योंकि राहुल सर यहाँ पे क्या थे? मॉर्गेजी थे, ठीक है। इसके बाद क्या है? राइट टू सेल इंश्योरेंस एंड सेल प्रोसीड्स, कैन क्लेम कंपनसेशन और रेंट रेवेन्यूज टू सेटिस्फाई डेब्ट, ठीक है। कोई भी अगर उन्होंने डेब्ट लिया था, लोन लिया था, ठीक है, अगर वो चुका नहीं पाता है तो सेल प्रोसीजर लगा सकता है, या उसको जो है कॉम्पनसेशन के तौर पर उनको जो भी कलेक्ट करना रहेगा, रेंट पे चढ़ा के कलेक्ट कर लेगा या लीज पे चढ़ा के कलेक्ट कर लेगा, लेकिन वो किसी भी तरीके से अपने लोन को सेटिस्फाई कर सकने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। अब उनका ड्यूटी क्या क्या है? तो सबसे पहला उनका ड्यूटी क्या है? कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी उनके पास है, जैसे मैंने अपना प्रॉपर्टी दिया था मलाड का, तो उनका पहला ड्यूटी क्या है? कि प्रॉपर्टी को प्रिजर्व रखे, मेंटेन रखे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉपर्टी दिया तो एकदम नया नवेला और वो रिटर्न कर रहे हैं तो एकदम भंगार बना के, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये उनका लीगल ऑब्लिगेशन है कि मैं जिस हालत में प्रॉपर्टी आपको दिया था वो प्रॉपर्टी उसी तरीके से मेंटेन और प्रिजर्व्ड रहे, ठीक है। दूसरा ड्यूटी क्या है? कि भाई कोई भी जो प्रॉपर्टी हमने आपको दिया, ठीक है, तो उससे अगर आप लीज पे लैंड लगा दिए या रेंट वसूल रहे हो, ठीक है, या किसी भी तरीके से पैसा वहां से कलेक्ट कर रहे हो, तो उसका आपके पास पूरा हिसाब होना चाहिए,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि अरे यार मुझे तो याद ही नहीं मैंने कब लोन पे लीज पे लगाया था, रेंट मुझे मिला ही नहीं था, ऐसा आप नहीं बोल सकते। तो मॉर्गेजी का ये ड्यूटी है कि अगर वो उस प्रॉपर्टी को जो मॉर्गेजर ने रखा है उसका जो है पूरा प्रॉपरली अकाउंट जो है मेंटेन रखे कि भाई लीज पे लगाया था तो कब लगाया था, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है। इसके बाद अगर उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, कोई टैक्स है, पानी बिल है, ये बिल है, वो बिल है, तो फिलहाल उसको भरने की ड्यूटी है। ठीक है, किसको? मॉर्गेजी को। मैंने अभी बताया था ना कि आपके राहुल सर के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, पानी बिल आया, तो वो क्या बोलेगा कि मैं मॉर्गेजर से लेके आऊंगा तब भरूंगा? नहीं, वो उनके पास से तुरंत जो है वो भर देते हैं, बाद में वो अपना एक्सपेंस के तौर पर उनसे क्लेम कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी ड्यूटी किनका है? मॉर्गेजी का है कि अगर किसी भी तरीके का अगर कोई चार्ज वगैरह है, टैक्स वगैरह है, तो वो जो है वहां पे भर दे फिलहाल के लिए। ठीक है। अगर कोई भी घर का कोई मटेरियल ये है, रिपेयर की जरूरत है, जैसे मैंने बोला था गमला वमला जो है सूख गया, उसमें पानी वानी लगवा दे, नया फ्लावर लगवा दे। ठीक है। अगर कहीं पे कलर की जरूरत है, कलर मरवा दे। तो ये छोटे मोटे जो रिपेयर है जो कि अर्जेंट है, उसको भी कराने की ड्यूटी किसकी है? मॉर्गेजी की है। मॉर्गेजी का मतलब जिसके कब्जे में प्रॉपर्टी है। मतलब मैंने जो अभी एग्जांपल बताया था राहुल सर वाला, इस केस में राहुल सर की ड्यूटी है कि वो मेरे प्रॉपर्टी को देख रेख करे। ठीक है। इसके बाद है आपका टॉपिक रिडम्पशन एंड फोरक्लोजर। ये मैंने पहले ही बता दिया था। रिडम्पशन का मतलब होता है आपने पैसा भरा, ठीक है, भर के आप अपना प्रॉपर्टी वापस ले लो, रिडीम कर लो, ये है राइट टू रिडम्पशन। फोरक्लोजर का मतलब क्या होता है कि लोन पेमेंट नहीं किया आपने, तो सामने वाला आपके प्रॉपर्टी पर हक जताने के लिए कोर्ट से ऑर्डर ले लेगा। ठीक है, कि सर हमने इसको बहुत समय दिया, ये मेरा लोन नहीं दे रहा है, तो आप फोरक्लोजर का ऑर्डर पास कीजिए और ये केस यहाँ पर खत्म कीजिए। वो अपने घर, मैं अपने घर। अब मैं कब तक रुकूंगा? वो 20 साल बाद आएगा, तब 20 साल बाद मैं उसको घर दूं? ऐसा तो नहीं हो सकता, बराबर। तो ये होता है फोरक्लोजर। इसके बाद क्या था? इसके बाद था लीज। तो हम यहाँ पे लीज पढ़ रहे हैं। लीज का मतलब क्या? कि हम सिर्फ किसी प्रॉपर्टी का राइट टू इंजॉयमेंट हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑनरशिप ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है। और वो भी राइट टू इंजॉयमेंट जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। जब कोई हाँ, लीज सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है मैडम। ठीक है। हाँ, कहाँ थे यार, एक सेकंड, पेज पे घूम जाता है। हाँ, तो यहाँ पे अभी एक और चीज समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपको याद रहेगा तो बहुत बेहतर है। इधर गया हमारा लीज का यार। हाँ, इस ये जो हम लीज पढ़ रहे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि राइट टू इंजॉयमेंट जो होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब हम किसी को ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोला जाता है लीज। ठीक है। जो लीज पर दे रहा है उसको हम बोलेंगे लेसर। ठीक है। मेरा कोई प्रॉपर्टी है, मैंने लीज पे लगाया, ठीक है, तो मैं क्या हो गया? लेसर हो गया। किसी को वो प्रॉपर्टी बैंक के लिए चाहिए था, शॉपिंग मॉल के लिए चाहिए था, या अदर बिजनेस स्पेस के लिए चाहिए था। ठीक है। तो जिसने मेरे से वो लिया प्रॉपर्टी, उसको बोला जाएगा लेसी। ये हमेशा याद रखना। प्रॉपर्टी लीज पर देने वाला लेसर, ठीक है, और प्रॉपर्टी लीज पर लेने वाला क्या होगा? लेसी। ठीक है। ये हो गया लेसर और लेसी। तो सबसे पहला हम क्या समझेंगे यहाँ पर कि ये जो लीज होता है, लीज के लिए क्या क्या एसेंशियल है। अब हर चीज के लिए लीज तो नहीं दे सकते ना, लीज के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट होंगे कि भाई आपको ये सारी चीजें फुलफिल करना होगा। ठीक है। तो लीज के लिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, सबसे पहला एसेंशियल कॉम्पिटेंट पार्टी। ठीक है। बोथ द ओनर, ओनर का मतलब क्या? जो लैंड का, जो लैंड होल्ड करके रखा है, ठीक है, जिसको
देना है किसी को भाड़े पे। अभी मैंने बोला ना, देने वाला कौन होता है? लेसर होता है, ठीक है। तो लेसर और लेसी, लेसर का मतलब ओनर, ओनर ही देगा ना किसी को भाड़े पे, ठीक है। और जो ले रहा है वो भाड़ोतरी होगा, हिंदी में समझ लो, ठीक है। जो लेसर होता है वो मालिक होता है, ठीक है, और जो लेसी होता है वो भाड़ोतरी होता है, सीधा सीधा, ठीक है। तो जो ले रहा है, जो मालिक है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है, और जो भाड़ोतरी है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब क्या 16 साल का कोई मालिक किसी 25 साल के भाड़ोतरी को अपना रूम भाड़े पे दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है, क्योंकि वो 18 साल का है ही नहीं, बराबर। कोई 25 साल का लेसर है, ओनर है, वो किसी 12 साल के बच्चे को भाड़े पे दे सकता है क्या रूम? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसका लीगल एज नहीं है। तो सबसे पहला जो है लीज का एसेंशियल, ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला होता है कि पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है। पार्टी कॉम्पिटेंट कैसे? लीगल एज, साउंड माइंड, बराबर। किसी और एक्ट में जो है वो बंदा डिस्क्वालीफाई ना हुआ हो, करेक्ट, डिस्क्वालीफाई ना हुआ हो, ठीक है। इसके बाद क्या और एसेंशियल हो सकता है? सब्जेक्ट मैटर जो है वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको लीज पे दिया और आपने मुझे बताया था कि मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, गौ तस्करी करूंगा या प्रोस्टिट्यूशन का वो खोलूंगा, वैश्यालय, ठीक है, या यहाँ पे मैं आतंकियों के लिए वो गन सप्लाई करूंगा। तो आप ऐसे में लीज, आपका जो है लीज एग्रीमेंट वो वैलिड होगा क्या? नहीं होगा, बराबर। सब्जेक्ट मैटर भी ये करता है, सॉरी सब्जेक्ट मैटर नहीं आएगा, ये क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं यार उसको, जो हम लीज पर देते हैं ना, उसका उद्देश्य, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो लॉफुल होना चाहिए, सबसे पहला लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर जो है, जो भी लीज पे चढ़ाया जाएगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लीज मूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर भी मायने रखता है ना फिर वैलिड लीज के लिए। अब मान के चलिए आपने मोबाइल किसी को दे दिया, तो ये लीज पे जाएगा क्या? नहीं जा सकता। तो सब्जेक्ट मैटर भी इंपॉर्टेंट है लीज के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। द लीज ट्रांसफर द राइट टू possess एंड यूज द प्रॉपर्टी टू द लीज बट नॉट ओनरशिप, ठीक है। ये जो आपका लीज है, इसमें आप सिर्फ क्या ट्रांसफर करते हो? पोजेशन। क्यों पोजेशन? क्योंकि उसको एंजॉयमेंट करना है, ठीक है। आप यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते ना। मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो लीज होता है वो होता है राइट टू एंजॉयमेंट को ट्रांसफर करना, ना कि ओनरशिप को ट्रांसफर करना, बराबर। तो हम एंजॉयमेंट तब करेंगे ना जब हमें पोजेशन मिलेगा। तो इसमें यही बोला गया है कि आपको जो है पोजेशन मिलेगा, आपको राइट टू पोजेशन है बट नॉट ओनरशिप, लेकिन आपको इसमें ओनरशिप नहीं मिलता है। इसके बाद ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन यहाँ पे द लीज मस्ट बी फॉर अ स्पेसिफिक डिफाइंड पीरियड वेदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ठीक है। लीज जो है अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं हो सकता। लीज के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड होना चाहिए, वो भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए आपके एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, ये होना चाहिए। इसके बाद है कंसिडरेशन होना चाहिए, ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एग्रीमेंट बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपका एसेंशियल बनाता है किसी भी लीज को। समझ में आया सभी को? अगला है हमारा क्या? राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेसी। यही पे वही वही बात आ गई फिर से कि भाई जो दे रहा है उसका क्या क्या अधिकार होगा, ठीक है, और जो ले रहा है उसका क्या क्या अधिकार है। मतलब रूम मालिक का क्या अधिकार है और भाड़ोतरी का क्या अधिकार है, रूम मालिक का क्या ड्यूटी है, भाड़ोतरी का क्या ड्यूटी है, ऐसे आप समझ लो। तो रूम मालिक का क्या ड्यूटी है कि जो रूम वो भाड़े पे लगा रहा है उसके बारे में वो बता दे कि भाई मेरा घर जो है यहाँ से लीकेज है, यहाँ से टूटा हुआ है, वहां से फूटा हुआ है, बराबर। तभी तो ये वैलिड होगा ना। नहीं तो आप क्या करोगे, आप भाड़े पे चढ़ा दिए, बाद में पता चला भाड़ोतरी सो रहा था तो उसके मुंह पे पानी गिर रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। जब आप एक लेसर हो, मालिक हो, तो आपको तो पता होगा कि आपका घर कहाँ से लीकेज है, कहाँ से कुछ टूटा फूटा है, तो आप सामने वाले को बता दोगे ना, इन्फॉर्म कर दो कि भाई मेरे घर में यहाँ से डिफेक्ट है, यहाँ पे ये है।
तो ड्यूटी टू डिस्क्लोज मटेरियल डिफेक्ट, ठीक है, ये बात जो है किसके लिए है, लेसर के लिए है। तो यहाँ पे ड्यूटी किसका है, लेसर का है कि वो बताए कि भाई घर में कुछ डिफेक्ट है। दूसरा है ड्यूटी टू डिलीवर पोजीशन, जब आपने सारी चीजें कब पूरी कर ली, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपने पैसा पा लिया, तो आपको पोजीशन डिलीवर करना पड़ेगा ना, ये आपकी ड्यूटी हो गई। आपने मान के चलिए 10 लाख रुपए बोला 5 साल के लिए, आपको 5 साल के लिए 10 लाख रुपए मिल गया, तो पोजीशन तो दोगे ना उनको, तो ड्यूटी टू डिलीवर पोजीशन, ठीक है। तीसरा है राइट टू क्वाइट एंजॉयमेंट, इफ लीज टर्म्स आर कंप्लाइड विद द लेसी कैन पीसफुली होल्ड द प्रॉपर्टी फॉर द लीज ड्यूरेशन विदाउट इंटरप्शन, ठीक है। ये जो क्या बोलते हैं आपका जो भाड़ोतरी है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपको लगता है कि जो भी लीज का टर्म्स है, कंडीशंस है, ठीक है, वो कंप्लाइड हो गया है, ठीक है, मतलब जैसे था वैसे कंप्लाई हो रहा है, तो पीसफुली वो लेसी होल्ड कर सकता है प्रॉपर्टी को, जितने दिन का ड्यूरेशन है, ठीक है, उसको आप उस समय पर भगा नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो है लेसर का राइट है यहाँ पर कि भाई आपको अगर सब कुछ मेंटेन करके चल रहा है तो आपको रहने दिया जाएगा, अगर नहीं लगेगा तो आपको भगा दिया जा सकता है। इसके बाद है ड्यूटी ऑफ इंडिमिनिफिकेशन फॉर लीज एंजॉयमेंट, लेसर मस्ट इंश्योर लेसीज इंटरप्ट एंजॉयमेंट लाइबल इफ दे डिस्टरप्ट इट, ठीक है, तो ये भी लेसर का जो है ड्यूटी है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगला है राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी, सेक्शन 109 में है, व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड द न्यू ओनर एज्यूम द सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, द लेसी मे चूज टू ट्रीट देम एज लैंडलॉर्ड, ठीक है। ये बोल रहा है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, और अगर बाद में वो प्रॉपर्टी अगर किसी ने, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने लीज पे चढ़ा दिया, ठीक है, और बाद में मुझे ऐसा कुछ लगता है कि यार मुझे ये प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं वो प्रॉपर्टी जब बेचता हूँ, तो जो रियल ओनर अब नया आएगा ना, वो सामने वाला जो भाड़ोतरी रहेगा, ये उसका क्या बोलते हैं, ड्यूटी है कि वो सामने वाले को रियल ओनर माने, सेम राइट उसको दे, सेम ऑब्लिगेशन उसके पास होगा, ठीक है, क्योंकि उसने जमीन को होल्ड कर लिया ना, वो लैंडलॉर्ड हो गया, तो सारे राइट किसके पास चला जाएगा, ट्रांसफरी के पास चला जाएगा, जिसको उसने ट्रांसफर किया है पूरे राइट। ये समझ में आया। इसमें कहने का मतलब ये है कि मैंने लीज पे दिया था, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पे लगता है कि मुझे प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा, ठीक है, तो मैंने मेरे प्रॉपर्टी किसको बेच दी है, किसी थर्ड पार्टी को, तो मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया ना, तो वो सारे राइट उसको जाए, जो लैंडलॉर्ड होगा नया वाला, वो सारा राइट उसको जाएगा, जो भी मैं लीज ले रहा था, जिसका भी जो भी समय के लिए था, वो सारा उसको जाएगा, किसको, नए वाले लैंडलॉर्ड को। तो ये राइट ऑफ ट्रांसफर ही भी है, ठीक है। अब अगर मुझे लगेगा कि मुझे बेचना है तो मैं बेच सकता हूँ, ऐसा। इसके बाद है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द लेसी, लेसी का मतलब भाड़ोतरी का क्या राइट है, भाड़ोतरी का क्या ड्यूटी है, ये सारे इसमें कवर किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे दिया गया है लेसी का ऑब्लिगेशन, क्या क्या ऑब्लिगेशन है लेसी का, इसके बारे में बताया गया है। तो लेसी का राइट क्या है, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। असेसन टू इम्प्रूवमेंट, एनी एडिशंस ड्यूरिंग द लीज आर इंक्लूडेड इन द लीज होल्ड, ठीक है, अगर लीज पे प्रॉपर्टी दिया गया है, अगर उसमें कुछ काम किया गया है, ठीक है, तो लेसी का राइट है कि वो पैसा आपसे ले सकता है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट का। भाड़ोतरी का है ना यार, मेरे घर में मैं भाड़े पे हूँ, नल लगा था, नल से पानी नहीं आ रहा है, तो उसको चेंज करूंगा तो मैं पैसा लूंगा ना चेंज करने का, कि मैं क्यों लगाऊंगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि अगर इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ है तो वो एक्सेस कर सकता है, कौन, भाड़ोतरी। ठीक है। राइट टू रिपेयर एंड रिकोप, अगर कहीं पे भी रिपेयर की जरूरत है, कहीं पे टैक्स आपने भरा है, तो आप लोग जैसे पानी बिल हमारे में नहीं इंक्लूड था, लेकिन मैंने पानी बिल भर दिया, मैं वो ले सकता हूँ। जो एक भाड़ोतरी का राइट होता है ना, वो आपको मन में याद रखना है, ठीक है, काउंट करना है कि अरे यार मेरे पास और क्या राइट है, कहीं पे लीकेज था मैं उसको ठीक करवा दिया, मैं पैसा ले सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है, ठीक है। लाइट बिल आ गया, रूम मालिक नहीं था, मैंने भर दिया, मैं वो ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो एग्रीमेंट में नहीं था।
तो ऐसी कोई भी चीजें हैं जिस पे आपने खर्च करा है तो आपको लेने का पूरा अधिकार है एज अ भाड़ोत्री। ठीक है, रिकवर कर सकते हो वो सारे अमाउंट। यही सब चीजें हैं। इसके बाद उसका ड्यूटी भी है कि भाई अगर आपने लीज पे लिया है तो टाइम टू टाइम पैसा भर दो। प्रॉपर्टी जो दिया है आपने उसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अगर रूम मालिक चाहता है कि आप जिस प्रॉपर्टी को भाड़े पे लगाया है उसको एक बार देखना चाहता है तो आपको उसको अलाउ करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि नहीं देखने दूंगा। उनको अगर लगता है कि नहीं उनके घर को एक बार देखना है तो वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, आपको अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, इसके यही सारी चीजें उसके अंदर कवर होता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, जैसे ही लीज खत्म होता है आपको पोजीशन जो है ट्रांसफर कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। यही है एलएससी का ऑब्लिगेशन, भाड़ोत्री का ड्यूटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन लीज एंड लाइसेंस। ठीक है, लीज और लाइसेंस में क्या फर्क है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लीज और लाइसेंस के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा देता हूं तो आपको याद रहेगा, और ये सवाल पूछा भी गया है कई बार। सबसे पहला है लीज। ठीक है, तो देखिए लीज जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है। ठीक है, जबकि ईजमेंट क्या है, ये सॉरी लाइसेंस क्या है, लाइसेंस को ईजमेंट एक्ट में डिफाइन किया गया है। दोनों अलग अलग एक्ट में है। लीज जो है टीपीए में है और लाइसेंस जो है ईजमेंट एक्ट में है। ठीक है, लीज जो है आप सिर्फ राइट टू एंजॉयमेंट देते हो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, जबकि लाइसेंस जो है वो आप किसी को क्या बोलते हैं एंजॉयमेंट का राइट ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ किसी को परमिशन दे रहे हो कि कुछ करो तुम कुछ पर्टिकुलर दिनों के लिए। ठीक है, उसको बोला जाता है लाइसेंस। एग्जाम्पल बताता हूं। एक मैदान है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा पार्क है, वहां पे मुझे लगता है कि मुझे एक शो करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 15 दिनों के लिए या 10 दिनों के लिए या एक सप्ताह के लिए उसका लाइसेंस ले लूंगा कि मुझे एक वीक के लिए यहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल करने दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये मुझे सिर्फ वो पर्टिकुलर इवेंट करने का परमिशन मिला है। ठीक है, जबकि मैं उस लैंड को होल्ड नहीं कर रहा हूं। लेकिन लीज में क्या होता है, हम पूरे लैंड को होल्ड कर लेते हैं, उस लैंड पर हमारा इंटरेस्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए। लेकिन लाइसेंस में हमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, हमें सिर्फ परमिशन मिलता है कुछ समय के लिए कुछ करने के लिए। ठीक है, बस ये याद रखना। जैसे मान के चलिए लीज का मैं एग्जांपल दूं, एक शॉपिंग मॉल मैंने बनाया, ठीक है, लैंड पर, और मैं चाहता हूं कि इसको लीज पे दे दूं। कोई बड़ा कंपनी आया डी मार्ट वाला और वो बोलता है मुझे दे दो, मुझे मॉल खोलना है। मैंने लीज पे चढ़ा दिया 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। तो ये क्या किया मैंने उसको 10 साल के लिए एक्सक्लूसिव पोजीशन का राइट दे दिया। अब वो चाहे उस प्रॉपर्टी पे मॉल खोले, कुछ भी खोले, मुझे उससे कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। उसको जैसे उस लैंड पर ऑपरेट करना है, यूज करना है, वो कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ट्रांसफर ऑफ इंजॉयमेंट के लिए एक्सक्लूसिव पोजीशन देते हैं लीज में। जबकि लाइसेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइसेंस में सिर्फ परमिशन दिया जाता है कुछ काम करने के लिए, वो भी कुछ दिनों के लिए, लिमिटेड नहीं रहता है उसमें। ठीक है, मतलब बहुत कम समय के लिए दिया जाता है, वो होता है लाइसेंस। मैंने अभी एग्जांपल भी दिया कि कहीं पे म्यूजिक फेस्ट लगाना है, पार्क है, तो आपको एक सप्ताह का आपने लाइसेंस ले लिया कि मुझे यहाँ पे म्यूजिक फेस्ट के लिए एक सप्ताह दिया जाए। ठीक है, या 15 दिनों तक करने दिया जाए। ठीक है, या आपको कहीं पे फूड स्टॉल लगाना है, आपने 10 दिनों का लाइसेंस ले लिया। ठीक है, कि मुझे यहाँ पे फूड स्टॉल लगाने दिया जाए। तो आपको यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, एक परमिशन दिया जा रहा है कुछ करने के लिए, वो भी विदाउट ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। कोई प्रॉपर्टी का पोजीशन आपको यहाँ नहीं मिलता, आपको सिर्फ वहां पे परमिशन मिलता है कुछ करने के लिए। दो मेजर डिफरेंट यही है। इसके बाद ये जो लीज है उसका क्या होता है, फिक्स्ड टर्म होता है। ठीक है, कि भाई इतने साल के लिए आपको मिलेगा। जबकि लाइसेंस जो होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत शॉर्ट, एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना, ऐसा वो बहुत कम शॉर्ट टाइम के लिए होता है लाइसेंस। और जबकि लीज जो होता है एक फिक्स्ड टर्म के लिए होता है। इसके बाद लीज में
जो प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मैंने आपको लीज पे चढ़ा दिया प्रॉपर्टी, अब आपको उस प्रॉपर्टी पे ब्यूटी पार्लर खोलना है, आपका प्रॉब्लम, बैंक खोलना है, आपका प्रॉब्लम। ठीक है, आपको ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रहो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सारे कंट्रोल दे दिए पर्टिकुलरली। ठीक है, जबकि लाइसेंस जो होता है उसमें कंट्रोल आपको लिमिटेड दिया जाता है। ठीक है, वो भी स्पेसिफिक वर्क के लिए। जैसे मैंने म्यूजिक फेस्टिवल के लिए मांगा तो मुझे म्यूजिक फेस्टिवल ही करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा वहां पे यार म्यूजिक फेस्टिवल से अच्छा है यहाँ पे फालूदा कॉर्नर खोल देते हैं, नहीं खोल सकता मैं। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ उसी काम के लिए वो दिया गया है लाइसेंस। समझ में आ रहा है आपको? हेलो, ठीक है। अभी ये देखो, ये जो आपका लीज है वो ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, वो ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन लाइसेंस जो होता है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। आप एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मुझे म्यूजिक फेस्ट के लिए लाइसेंस मिला है तो मैं ये लाइसेंस किसी और को ट्रांसफर करके कुछ नहीं करा सकता। ठीक है, अगर मुझे मिला है तो मैं ही कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं करूंगा। तो ये जो लीज है वो ट्रांसफरेबल इन नेचर है, जबकि ये नॉन ट्रांसफरेबल है। ठीक है, लीज जो होता है वो एक्सक्लूसिव राइट देता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट देता है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर, जबकि लाइसेंस जो होता है वो एक्सक्लूसिव राइट नहीं देता है उस प्रॉपर्टी पर। ठीक है, आपको सिर्फ मेयर परमिशन टू डू समथिंग विदाउट ट्रांसफर ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो ये मेजर जो है 7-8 जो मैंने अभी बताया आपको डिफरेंसेस, वो है लीज और लाइसेंस में। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं एक्सचेंज के ऊपर। समझ में आया यहां तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला टॉपिक है हाँ, ये तो हो गया आपका लीज और लाइसेंस के बीच में डिफरेंस मैंने बता दिया। इसके बाद है आपका अगला टॉपिक एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? आप ओनरशिप यहाँ पे ट्रांसफर करते हो। ठीक है, लेकिन आप किसी चीज के बदले सिर्फ मनी नहीं लेते। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा मलाड में घर है, ठीक है, और कैरोलिन मैडम का घर है चर्च गेट में। चर्च गेट में कैरोलिन मैडम जॉब करती थी और मैं मलाड में करता था। अब अचानक हम दोनों का ट्रांसफर हो गया, अब कैरोलिन मैडम का मलाड हो गया, मेरा चर्च गेट। तो अब हम लोग इतने इतने दूर से तो आ नहीं सकते, तो हम दोनों ने डील किया कि सुजीत आपका प्रॉपर्टी जो है मलाड में मैं ले लेती हूँ और मेरा जो चर्च गेट में है वो आप ले लो। चर्च गेट में जो प्रॉपर्टी है वो मलाड के अपेक्षा थोड़ा महंगा है। ठीक है, तो अगर उस प्रॉपर्टी का कीमत 1 करोड़ है और मेरे घर का कीमत 75 लाख है, 75 लाख, तो मुझे 25 लाख दे के कैरोलिन मैडम से हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, फुल्ली अमाउंट अगर हम एक दूसरे के प्रॉपर्टी के लिए वो देते हैं कंसिडरेशन के तौर पर, तो वो एक्सचेंज नहीं होगा, फिर वो सेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने सोलली मनी दिया है। बराबर, अगर आप कोई प्रॉपर्टी के साथ कुछ अमाउंट देते हैं तो वो एक्सचेंज के बॉर्डर तक जो है कवर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये भी दिया है कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी जो है पेमेंट अमाउंट के ऊपर नहीं ट्रांसफर करेंगे, प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपर्टी देंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक ये दिया हुआ है छूट कि अगर कोई प्रॉपर्टी महंगा है और कोई प्रॉपर्टी थोड़ा सस्ता है, तो इन बिटवीन जो बैलेंस है आप वो ट्रांसफर करके एक्सचेंज कर सकते हो, वो एक्सचेंज के अंडर आएगा। ठीक है, लेकिन सोलली सिर्फ अमाउंट के आधार पर अगर आप प्रॉपर्टी उनको देते हो तो फिर वो सेल में आ जाता है, फिर वो एक्सचेंज नहीं होगा। समझ में आया? ओके, गुड। ठीक है, अभी यहाँ पे बोल रहा है एसेंशियल, एक्सचेंज के लिए क्या क्या जरूरी है,
ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहला एसेंशियल है म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एक चीज हमेशा याद रखना यहाँ पर भी, ठीक है, जो भी हमारा टीपीए के अंदर जो 6 फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर है, चाहे वो लीज हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो मॉर्गेज हो, चाहे वो आपका एक्सचेंज हो, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो एक्शनेबल क्लेम हो, बराबर। ये 6 टाइप का है ना ट्रांसफर हमारा टीपीए के अंदर। इसमें अगर आपसे एसेंशियल पूछे ना तो आंख बंद करके 4 एसेंशियल तो हमेशा याद रखना। क्या? सबसे पहला पार्टी कॉम्पिटेंट, ठीक है। अब पार्टी कॉम्पिटेंट के लिए अंदर क्या क्या आएगा? तो सबसे पहला आएगा लीगल एज, ठीक है। बिना लीगल एज के आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर किसी भी तरीके का ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, पहली बात। किधर गया? हाँ, दूसरा क्या था? साउंड माइंड, ठीक है, साउंड माइंड। तीसरा फ्री कंसेंट, ठीक है, आप डरा धमका के करोगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और चौथा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, किसी और लॉ के तहत वो बंदा डिस्क्वालिफाई नहीं होगा तो ये माना जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट है। तो ये 4 चीजें तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो है अलग से अगर हमें पढ़ना है तो हमें ये जो क्या बोलते हैं एक्सचेंज का जो एसेंशियल है हम वो देखते हैं। सबसे पहला क्या है? म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये अपार्ट फ्रॉम 4 अभी जो मैंने बताया उसके अलावा और आपको अगर लिखना है एक्सचेंज के अंदर तो आप यहाँ पे लिख सकते हो म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जब हम एक्सचेंज करते हैं ना तो हम दोनों बात करते हैं, ठीक है। बिना बात किए ट्रांसफर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो म्यूचुअली हम लोग ट्रांसफर करते हैं कि भाई मैंने अभी बताया था ना, कैरोलिन मैडम को बोला कि आपका इधर ट्रांसफर हो गया तो मैडम तो आप मुझे वहां का घर दे दो ना, मेरा यहाँ का ट्रांसफर हो गया तो आप मेरा घर ले लो। तो हम लोग म्यूचुअली जो है एक दूसरे से सहमत होकर ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप को, ठीक है। इसके बाद दूसरा एसेंशियल है टू डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी इन्वॉल्व, ठीक है। एक ही प्रॉपर्टी का यहाँ पे डील नहीं हो रहा है, 2 अलग अलग प्रॉपर्टी का डील हो रहा है, ठीक है। 2 अलग अलग प्रॉपर्टी का मतलब कैरोलिन मैडम का चर्चगेट का प्रॉपर्टी, मेरा मलाड का प्रॉपर्टी। तो दोनों अलग अलग है ना, डिस्टिंक्शन है दोनों में। तो 2 पार्टी का जो है इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। तीसरा है नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, पैसे का इसमें झोल झाल नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, पैसे का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन दिया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी महंगा और थोड़ा सा रेट का फर्क है तो 19-20 अमाउंट जो है वो मैनेज करके कर सकते हैं, वो एक्सचेंज में ही आएगा, ठीक है। लेकिन होली अमाउंट दे के मनी दे के आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन इसके अंदर कवर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, कॉन्ट्रैक्ट करने के समय जो भी कॉम्पिटेंट पार्टी के लिए होता है एसेंशियल वो सारे यहाँ पे होते हैं। पांचवा है कंप्लायंस विद फॉर्मेलिटीज, जो भी एक्सचेंज करने के लिए फॉर्मेलिटीज हैं, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उसके नाम से, नोटरी वाले के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका वो स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको कंप्लायंस करेंगे तब जाके आपका एसेंशियल ये एक्सचेंज जो होगा वो वैलिड होगा। तो ये सारे एसेंशियल एलिमेंट हैं एक्सचेंज के लिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या बता रहा है यहाँ पे, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टी, सेम वही, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, एक पार्टी प्रॉपर्टी दे रहा है तो क्या करेगा, राइट उसका क्या है कि भाई सामने वाले का प्रॉपर्टी देख के लेना, कहीं वो गलत प्रॉपर्टी ना दे दे, बराबर, किसी दूसरे का प्रॉपर्टी ना दे दे। कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो चेक करके लीजिए कहीं पे लीकेज तो नहीं है, ठीक है। अगर उसने उनसे अगर आपने प्रॉपर्टी ली है तो आपकी ड्यूटी क्या है कि भाई उसको उसके बदले घर दीजिए, जो भी बात हुई है, जो भी कंपनसेशन देना है, छोटा मोटा अमाउंट रह गया, जैसे मान के चलिए उनका प्रॉपर्टी 1 करोड़ का था, आपका 75 लाख का, तो रेस्ट अमाउंट आपको देना पड़ेगा ना। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उनको दें, बराबर। तो ये राइट और ड्यूटी इसके अंदर कवर होता है। तो यहाँ पे क्विक समरी दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें दिया है बायर का ड्यूटी क्या होगा, मस्ट एक्सेप्ट एंड बी अ रिस्क वंस दे रिसीव एसेट, ठीक है।
और सेलर का ड्यूटीज क्या है, मस्ट डिस्क्लोज डिफेक्ट, डिलीवर दी एसेट। अरे यार ये तो सेलर वेलर का दे दिया, ये जो समरी दिया है वो गलत है, एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब होता है प्रॉपर्टी का फेर बदल करना, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर और बायर का नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका गिफ्ट है, ठीक है। हमारा टॉपिक गिफ्ट, ठीक है। मैंने गिफ्ट का आपको बताया था, गिफ्ट में क्या होता है कि हम कोई कंसिडरेशन नहीं लेते हैं, ठीक है। अपने सहमति से, स्वेच्छा से किसी को कोई प्रॉपर्टी का ओनरशिप अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं बिना कंसिडरेशन के, तो ये माना जाएगा कि मैं गिफ्ट कर रहा हूं। अगर कंसिडरेशन लेता तो वो सेल हो जाता, बराबर। तो इसीलिए बिना कंसिडरेशन के जब हम ओनरशिप किसी को ट्रांसफर करते हैं तो वो गिफ्ट कहलाता है, ठीक है। गिफ्ट के कुछ एसेंशियल है, क्या है एसेंशियल? पार्टी जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए। पार्टी कॉम्पिटेंट कैसे होगा? लीगल एज होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर होना चाहिए, बराबर। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते इस एक्ट के अंदर, बराबर। तो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। तो इस एक्ट के अंदर जो हमें ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए। इस एक्ट में अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ये गिफ्ट में, तो वो बिना कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो वॉलेंटरीली होना चाहिए, अपनी स्वेच्छा से होना चाहिए, बिना किसी डर या दबाव के होना चाहिए, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि आपने गिफ्ट किया है, ठीक है। गिफ्ट देने वाले को डोनर कहा जाता है, गिफ्ट लेने वाले को डोनी कहा जाता है। ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है, ठीक है। कब किया जा सकता है? तो नॉर्मली गिफ्ट जो ट्रांसफर होता है वो दो तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है रेगुलर ट्रांसफर, रेगुलर गिफ्ट, ठीक है, और एक होता है कंडीशनल गिफ्ट। रेगुलर गिफ्ट जब हम देते हैं किसी को तो ऐसे ही, मतलब मैंने जैसे एग्जांपल बताया था कि मेरा कोई प्रॉपर्टी है, मैंने अशोक सर को गिफ्ट में दे दिया, पूरा फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर दिया और दे दिया, हो गया। अब 4 दिन बाद मुझे मन कर रहा है कि मैं उनका जो गिफ्ट दिया था वो कैंसिल कर दूं, कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने रेगुलर गिफ्ट दिया है, उसमें मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाए थे। दूसरा होता है कंडीशनल गिफ्ट, ठीक है। कंडीशनल गिफ्ट का मतलब है कि मैं आपको गिफ्ट तो दे रहा हूं, लेकिन अगर वो कंडीशन बाद में आपने फुलफिल नहीं करा तो मैं वो गिफ्ट कैंसिल कर दूंगा, रिवोक कर दूंगा। एग्जाम्पल फॉर, मैंने अपने बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गिफ्ट के तहत कि मैं अपना प्रॉपर्टी मलाड का अपने बेटे को दे रहा हूं। उसमें कंडीशन ये रखा कि मेरा बेटा जो है मेरा सेवा करेगा, अगर वो मेरा सेवा नहीं करता है तो मैं वो गिफ्ट को कैंसिल कर दूंगा। ये हो गया हमारा उसमें एक क्लॉज। अगर अब मेरा बेटा जिसको मैंने ट्रांसफर किया था गिफ्ट, अगर मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं करता है तो मैं उस गिफ्ट को तुरंत रिवोक कर सकता हूं, ठीक है। और कोर्ट भी इसमें सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो कंडीशनल गिफ्ट था, रेगुलर गिफ्ट नहीं था, ठीक है। अभी सभी को समझ में आया? यहां तक रिपीट हो गया आप लोगों के लिए? किसी को कोई डाउट? हेलो हेलो हेलो, थम्स अप दे दो हाँ अगर समझ में आ गया तो, ठीक है। अब लास्ट है हमारा एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है? मैंने आपको 5,000 रुपए दिए, आप मेरा पैसा नहीं दे रहे हो, मैं क्या करूंगा? मैं कोर्ट में जाके आपका पैसा, आपसे पैसा लूंगा। तो मेरा जो क्लेम है उसके लिए जो मैं एक्शन लेता हूं कोर्ट ऑफ लॉ में, उसको बोला जाता है एक्शनेबल क्लेम। बस इतना। एक्शनेबल क्लेम से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बहुत रेयर पूछा जाता है। एक आध सवाल आएगा, व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, या एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या आप क्लेम कर सकते हो। तो किसी से पैसा लिए थे, बराबर, अब वो पैसा नहीं दे रहा, आप जाओ, एक्शनेबल क्लेम है वो, ठीक है। किसी का इंश्योरेंस का पैसा है, पॉलिसी के अंडर नहीं मिल रहा है, क्लेम कर सकता है। किसी ने पैसा कमाया था और उसने किसी को दिया था, वो रिटर्न नहीं कर रहा है, क्लेम कर सकते हो आप, ठीक है। कोई पार्टनरशिप में आपने पैसा लगाया था, ठीक है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया, आपका जो पैसा लगा था वो नहीं दे रहा है, क्लेम कर सकते हो आप, ठीक है। तो कोई ऐसा अमाउंट जो आप नॉर्मली
मांग रहे हो और नहीं मिल रहा है, वो क्लेम करने के लिए जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हो तो उसको बोला जाता है एक्शनेबल क्लेम। क्लियर है एक्शनेबल क्लेम?